मुझे मेरी माँ ने बहुत प्यार से पाला था। मेरी माँ सुबह सोकर उठती तो मेरे लिए प्यार से नाश्ता बनाती और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती और मुझे स्कूल का यूनिफॉर्म पहना कर स्कूल भेजा करती। जब मेरी स्कूल से छुट्टी हो जाती, मैं वहाँ पर पहुँचता तो मेरे पहुँचने से पहले खाना तैयार होता। मेरी माँ मेरे कपड़े बदलवाती, मेरा मुँह हाथ धुलवा कर मुझे खाना खिलाती थी। फिर मुझे कुछ देर आराम करने के लिए सुला देती थी। फिर जब मैं जाग जाता तो मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती। वहाँ से वापस आने पर मुझे स्कूल का काम करवाती। मेरी माँ मेरी पढ़ाई में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ती थी। मेरे बाप भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और बहुत मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे और मेरी पढ़ाई के खर्चे बर्दाश्त करते। मैं अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा था। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं। हम सब घर वाले आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार से ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारी ज़िंदगी बहुत खुश तरीके से गुजर रही थी। अब हमें किसी किस्म की भी तंगी और तकलीफ नहीं थी। हमारे माँ बाप ने हमारी पढ़ाई और देखभाल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और हमें बहुत ही बेहतरीन संस्कार दिए और हमें समझाते रहे कि हमें बहुत अच्छी पढ़ाई हासिल करनी है। ज़िंदगी यूं ही गुजर गई। आखिरकार मैंने 12वीं के इम्तिहान दे दिए। मेरे इम्तिहान बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। अब मैं खाली हो चुका था और घर वाले इसी सोच में थे कि मैं आगे किस चीज़ में एडमिशन लूँ। मेरा दिल बचपन से ही इंजीनियरिंग की तरफ मायल था और मैं इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाना चाहता था। जब मेरे 12वीं का रिजल्ट आया, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था। मेरे माँ बाप की मेहनतों का फल आज मुझे मिल गया था। 12वीं पूरी करने के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी ख्वाहिश की इजाज़त दी और मेरी ख्वाहिश पूरी करने की कहा। फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरे दिल में इंजीनियरिंग की बहुत अहमियत थी और मुझे इंजीनियरिंग बनने का ख्वाब हमेशा से आता रहा था। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के पहले दिन से ही मैंने मेहनत और जज्बे के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से की। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। मेरे बाप ने मेरा हर चीज़ में साथ दिया। मेरे इंजीनियरिंग के डिप्लोमे के हर साल शानदार नंबर आ रहे थे। मेरा डिप्लोमा का आखिरी साल चल रहा था। मैं अब मेहनत की दुनिया में कदम रखने के लिए बहुत ज़ोर शोर से पढ़ रहा था। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशी से चल रही थी। मेरे दोनों बहनों ने भी 12वीं कर ली थी और दोनों कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी। हमारी रोज़ की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक हम पर एक मुसीबत आ पड़ी। हम पर गम के पहाड़ टूट गए। मेरे प्यारे बाबा, जिनकी तबीयत हमेशा से बहुत मजबूत और सही थी, एक शाम जब वे काम से वापस घर पर आए तो अचानक से ज़मीन पर गिर पड़े और देखते ही देखते बेहोश हो गए। बाबा की ऐसी हालत देखकर हम सब परेशानी के पहाड़ों तले दब गए। मैंने फौरन अपना मोबाइल निकाला और एक गाड़ी वाले को फ़ोन किया। वो गाड़ी वाला हमारे घर से थोड़े फासले पर मौजूद था और फौरन हमारे घर के दरवाजे पर पहुंच आया। हमने बाबा को गाड़ी में लिटाया और फौरन अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, उन्हें सही से देखा और उनके टेस्ट करने शुरू कर दिए। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरे बाबा दिल के मरीज है। बाबा को कुछ इंजेक्शन और ड्रॉप लगे तो मेरे बाबा होश में आ गए। डॉक्टर ने मेरे बाबा को 2 दिन अपनी निगरानी में रखा। इसके बाद हमें दवाइयाँ दी और घर भेज दिया और कहा कि दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अगर इन दवाइयों की वजह से उन्हें फ़र्क ना पड़ा तो उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हम बाबा को लेकर घर आ गए थे। बाबा को वक्त पर दवाइयाँ देते रहे और उनका बहुत ख्याल करते रहे, लेकिन बाबा की तबीयत सही नहीं हो रही थी। 2 दिन गुजरे तो मेरे बाबा की फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और दोबारा से बेहोश हो गए। हमने फ़ौरन गाड़ी बुलाई और बाबा को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि मेरे बाबा का दिल धड़कना बंद हो गया है और दिल के दौरे की वजह से वह दुनिया से विदा हो गए। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। मेरे तो जैसे पल भर में दुनिया ही उजड़ गई थी। ये खबर मेरे दिल को छलनी कर गई थी और मेरी खुशियों को मातम के रंग में रंग दिया था। अब हम खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। अपने ऊपर पहाड़ टूटते हुए महसूस कर रहे थे। हमें महसूस हुआ हमें अपने बाप का बहुत गहरा सदमा हुआ। बाबा के मरने की खबर सुनकर मेरी माँ और बहनें बहुत परेशान हुई। वो अस्पताल में चीख मार मार कर रो रही थी। मेरे बाबा की मौत की खबर सुनकर हमारे रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए थे। वो मेरी माँ और बहनों को संभालने की कोशिश कर रहे थे और तसल्ली दे रहे थे। बाबा के देहांत से हम सबका दिल बहुत ही बेचैन था। मैं भी शायद गम में गिरफ्तार हो चुका था। मुझे खुद को संभालना ही मुश्किल लग रहा था। बाबा की मौत के बाद हमारे घर के हालात काफ़ी ज़्यादा बदल गए थे। आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। हमारे घर के हालात रोज़ रोज़ बिगड़ते जा रहे थे।
अब घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी, क्योंकि मैं घर का इकलौता और बड़ा बेटा था। मेरी दोनों बहनें भी जवान हो गई थी और उनकी शादी की उम्र होने वाली थी। मैंने अपने डिप्लोमे के आखिरी साल में पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी, लेकिन मेरी नौकरी से मुश्किल से घर का खर्च चल रहा था। मेरी पढ़ाई का भी फाइनल साल चल रहा था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पर भी बहुत जोर देता था। खाली वक्त में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ ये सब कर रहा था कि मेरी माँ और छोटी बहनों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। आखिरकार मेरा इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पूरा हो गया और मुझे डिग्री मिल गई। अब मेरा डिप्लोमा पूरा हो गया तो मेरे पास तजुर्बे की कमी की वजह से यहाँ पर कोई नौकरी नहीं थी। मैंने मायूस ना होकर दुबई को अपना नया रास्ता बनाया। दुबई जो इमारतों की बुलंदियों में माहिर है, मेरे लिए एक नई उम्मीद जागी थी। मैं दुबई के लिए अप्लाई करने से पहले अपना हुनर और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता था। मेरा इंतज़ार भी अब ख़त्म हो चुका था जब मुझे दुबई की एक शानदार कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मुझे वहाँ का वीज़ा मिल गया। जब मैंने दुबई जाने का फैसला किया तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मेरा भी उन्हें छोड़कर दुबई जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मुझे यहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिली थी। घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मेरी छोटी बहनों की शादियाँ और उनकी पढ़ाई के खर्च मेरे जिम्मे थे। मैंने घर के हालात देखकर अपने दिल पर पत्थर रखा और दुबई जाने के लिए सीट बुक करवा दी और मैं जल्द से जल्द दुबई के लिए रवाना हो गया। दुबई पहुंचकर मैंने कंपनी में रिपोर्ट की और अपने काम के मैदान में कदम रखा था। मुझे कंपनी से अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलता था। मैं घर पर अच्छी खासी रकम भेजा करता था। मेरे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो रहे थे। मेरी बहनों की शादी के लिए मेरी माँ पैसे भी इकट्ठे कर रही थी। मैं काम से फारिग होकर घंटों अपनी बहन और अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करता रहता। वह मुझे बहुत ज़्यादा याद किया करती थी। मैं हमेशा अपनी बहनों को पढ़ाई पर ध्यान देने और माँ की सेवा करने के लिए कहता रहता था। इसके बाद हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके थे। हमारे घर में किसी किस्म की कमी नहीं थी। जब भी मेरी माँ फ़ोन करती तो बहुत खुश होती और मुझे दुआएं देती रहती और कहती कि तुम्हारी कुर्बानी की बदौलत हम खूबसूरत और शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कहती रहती कि तुम जब यहाँ पर छुट्टी आओगे तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। लेकिन मैं उन्हें कहता रहता कि मुझ पर बहनों की शादी का जिम्मा है। मैं पहले उनकी शादियाँ करवाऊंगा, इसके बाद अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। मैं कंपनी में पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। मैंने थोड़े ही वक्त में कंपनी में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। कंपनी की हेड एक अरबी औरत थी। मेरा काम देखकर वो मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और हमेशा मेरी तारीफ करती रहती थी। एक दिन कंपनी की हेड ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे कहा कि तुम बहुत मेहनती लड़के हो, और मुझे कहा क्योंकि तुम इंडिया से हो इसलिए तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो और तुम्हें इस काम की अच्छी खासी रकम मिलेगी। जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को हिंदी सीखने का काफ़ी ज़्यादा शौक है और वह यूनिवर्सिटी में भी हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ना चाहती है, लेकिन वहाँ पर हिंदी नहीं होती। अगर तुम चाहो तो शाम के वक्त हमारे घर आओ और उसे हिंदी बोलकर सिखाओ। मैं वैसे भी शाम के वक्त फ्री ही होता था और मुझे यहाँ से काफ़ी पैसे भी मिलने थे, इसलिए मैंने हामी भर ली और मैडम से कहा कि ठीक है, शाम के वक्त मैं आपके घर आ जाया करूँगा। शाम का वक्त आया तो मैं मैडम के बताए हुए पते पर उनके घर पहुँच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो घर की नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। मेरे पहले से ही उसे आने की खबर हो गई थी, इसलिए उसने मुझे गेस्ट रूम में बैठाया और मैडम को बुलाया। मैडम ने मुझे चाय पानी दिया और अपनी बेटी को हिंदी सीखने के लिए मेरे पास भेज दिया। जब मैंने उनकी बेटी को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं उसे देखता ही रह गया क्योंकि वह बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़की थी। उसने मुझे अपना इंट्रो दिया और मेरे सामने बैठ गई। मैं लगातार इसकी खूबसूरती की ही देखे जा रहा था। फिर मैंने काम शुरू किया और इसे हिंदी बोलचाल के बारे में कई चीज़ें बताई। मैं पढ़ाई के पूरे पीरियड में इसे ही नज़र चुरा कर देखता रहा। पढ़ाई का वक्त ख़त्म हुआ और मैं इजाज़त लेकर अपने क्वार्टर में आ गया। मैं पूरी रात इस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचता रहा। इसका चांद सा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने किसी और भी औरत को पहली बार इतने करीब से देखा नहीं था। मेरी बड़ी मुश्किल से रात कटी। सुबह हुई तो मैं कंपनी चला गया और इंतज़ार करता रहा कि कब शाम का वक्त होगा और मैं उसका दीदार करने उसके घर जाऊंगा। फिर कंपनी से छुट्टी हो गई। मैं अपने क्वार्टर में गया, खाना वगैरह खाया और उसके पढ़ाई का टाइम हो गया था, इसलिए मैं उसके घर चला गया। दूसरे दिन जब मैं उनके घर गया तो वो काले रंग की मैक्सी में मेरे सामने बैठी हुई थी। इसका चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमक रहा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
मैंने पढ़ाई शुरू की और उसे हिंदी बोलचाल के बारे में सिखाने लगा। वो बहुत शौक से हिंदी सीख रही थी और बहुत जल्दी चीज़ इसकी समझ में आ रही थी। कुछ दिन गुजरे तो इसे काफ़ी बातें समझ आ गई। इसके बाद वो मेरे साथ काफ़ी गपशप भी लड़ाया करती थी। एक बार मैंने नोट किया कि जब मैं इसे पढ़ा रहा था तो वह भी अपने नज़रें चुरा कर मुझे देख रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि वह मुझे टीचर के अलावा किसी और नज़र से देखेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत और अमीर लड़की थी। कुछ ही दिनों में मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। तकरीबन 1 महीना गुजरा तो उसको मेरे साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। इसकी माँ तो पहले से ही मेरी बहुत इज्जत करती थी और मेरी मेहनत और लगन से इम्प्रेस थी, और जब मैंने उनकी बेटी को हद तक हिंदी सिखाई तो वह मुझे और ज़्यादा खुश हो गई। उनके घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। उनके पति का देहांत हो चुका था और एक ही बेटी थी। इसके बाद मेरा काफ़ी वक्त उनके घर पर ही गुजरता और मैं बहाने बहाने से उनके घर जाता और उस लड़की जिसका नाम परी था उसका दीदार करता रहता। मैं भी महसूस कर रहा था कि वह भी मुझ में दिलचस्पी ले रही है। मुझे दुबई गए हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। कंपनी की मालकिन ने मुझे छुट्टी दी और मैं इंडिया वापस आ गया। मेरी दोनों बहनों ने बैचलर की डिग्री पूरी कर ली थी और उनके लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि पहले मेरी शादी हो। जब मैं छुट्टी गया तो मेरी माँ मुझे कहती रही कि तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढती हूँ और तुम्हारी शादी करती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगा, पहले अपने दोनों बहनों की शादी करवाऊँगा। मेरी बहनों के लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे थे। जब मैं छुट्टी आया तो मैंने उन लोगों से मिलना शुरू कर दिया। उनमें से मुझे काफ़ी अच्छे लोग भी मिले। मैंने काफ़ी जांच पड़ताल के बाद अपनी दोनों बहनों के रिश्ते तय कर दिए और शादी की तारीख रख दी। क्योंकि मेरी छुट्टी कम ही थी, इसलिए शादी की तारीख बहुत करीब रखी थी। हम सब शादी की तैयारी में बिजी हो गए। तमाम चीज़ मेरी बहनों की पसंद की खरीदी गई। आखिरकार शादी का दिन आ गया। मेरी दोनों बहनें दुल्हन बनी बैठी थी। दोनों मुझे इज्जत और प्यार की नज़र से देख रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी कि भाई आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। दोनों की शादी हो गई और दोनों अपने अपने घरों की तरफ विदा हो गई। मैं शादी से फारिग हुआ तो अभी तकरीबन मेरी छुट्टी में 15 दिन बाकी थे कि अचानक मेरे फ़ोन पर दुबई से कॉल आई। जब मैंने कॉल अटेंड की तो आगे से परी बोल रही थी, जिसने मुझे कहा कि आप तो घर पर जाकर हमें भूल ही गए हैं, और पूछा कि आप कब दुबई आ रहे हैं, आपके बिना दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। जब मैंने इसकी बातें सुनी तो मेरे होश उड़ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह मेरे साथ इस तरह बात कर सकती है। जब मैंने उसे बताया कि मेरे तकरीबन 15 दिन छुट्टी के बाकी है तो उसने पूछा, क्या आप जिस मकसद के लिए छुट्टी पर गए थे, क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं? तो मैंने कहा, जी हाँ, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। तब उसने कहा कि फिर आप क्या कर रहे हैं, आप जल्दी वापस दुबई आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था और मैं खुश भी था कि वह भी मुझ में दिलचस्पी रखती है। मैंने वो 15 दिन काफ़ी मुश्किल से गुजारे और दोबारा दुबई चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद ही कंपनी में काम करने के बाद मैं शाम के टाइम उनके घर गया तो वह दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन मैंने महसूस किया कि परी मुझसे नाराज़ सी लग रही है। उसकी माँ के सामने मैं उससे इस बारे में पूछ नहीं सकता। फिर मैंने उसकी माँ से इजाज़त ली कि मैं उसे हिंदी बोलने की क्लास आगे चलाऊँ या नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने क्लास नहीं ली तो जो कुछ सीखा था वो भूल चुकी होगी। उसकी माँ ने कहा कि जी हाँ, आप अपनी क्लास जारी रखें। फिर उसकी माँ वहाँ से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। मैंने उसे देखा और देखता ही रह गया। उससे पूछा कि आप नाराज़ लग रही हैं क्या हुआ है? तो उसने मुझे कहा कि आपको क्या फिक्र है मेरी नाराज़गी की। मैंने देखा कि इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उससे पूछा कि आप रो क्यों रही है? मेरे पूछने पर उसने अपना इशारे मोहब्बत किया और मुझे कहा कि जब से आप वापस आ गए हैं मैं इसी तरह रोती रही हूँ। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आपके बगैर मेरा ज़रा भी दिल नहीं लग रहा था। मैंने देखा कि वे मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस थी। जब उसके मुंह से मैंने प्यार का इजहार सुना तो मुझसे भी रहा न गया और मैंने भी इससे कहा कि मैंने जब आपको पहले दिन ही देखा था तो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। मैं भी आपके बगैर बहुत मुश्किल से रह रहा था, लेकिन कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे इसलिए वहाँ गया था। फिर उसने मुझसे वादा लिया कि मुझे कभी भी छोड़िएगा मत। इसके बाद जब भी मेरी माँ की कॉल आती तो मुझे कहती रहती कि बेटा तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी भी शादी करवा दूँ, और मुझे कहती कि तुम्हारे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। मैं उन्हें कहता कि अभी अभी वापस दुबई आया हूँ, आप कुछ वक्त सब्र रखें। जब से मेरी बहनों की शादियाँ हुई थी तो मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और घर पर अकेली रहती थी। मेरी माँ ने मेरे लिए कोई लड़की भी ढूंढ ली थी और उसके घर वालों से रिश्ते के लिए बात भी कर ली।
दुबई में परी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मुझे एक दिन उसने कहा कि आपके बगैर मेरे दिन रात बहुत मुश्किल से कट रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी आपसे जल्दी से शादी हो जाए। मैंने उससे कहा कि मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन आपकी माँ शादी के लिए हरगिज़ नहीं मानेगी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ मान जाएगी। उन्होंने आज तक कभी भी मेरी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की। मैंने परी के बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कोई और लड़की ढूंढ रखी थी और वहाँ पर मेरी शादी करना चाहती थी। इसलिए मैं उनके अरमानों को ठेस नहीं पहुँचा सकता था। मैं एक दिन कंपनी में काम में मगन था कि कंपनी के हेड ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे कहा कि परी तुम्हें दिल और जान से चाहती है और तुमसे शादी करना चाहती है। वह तुम्हारे बगैर काफ़ी बेचैन होती है और मुझसे उसकी ये बेचैनी देखी नहीं जाती। तुम यकीनन एक अच्छे लड़के हो, तो अगर मैं इसकी शादी तुमसे करवा दूं तो क्या उससे सारी ज़िंदगी खुश रखोगे? तब मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं, मैं भी इससे प्यार करता हूँ, मैं इसे हमेशा खुश रखूँगा। फिर मैंने अपने घर वालों से छुपकर वहाँ पर ही शादी कर ली और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। अब कंपनी में मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठा दिया गया। अब घर पर मैं अच्छी खासी रकम भेजा करता था। इसके बाद मेरी माँ मुझे जब भी कॉल करती तो कहती कि तुम्हारी शादी के लिए पैसे भी पूरे हो गए हैं, अब जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं उन्हें कहता कि मुझे अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है दुबई आए हुए, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन वो मुझे कहती मैं घर पर अकेली रह गई हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। फिर मुझे कहती कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आ सकते तो फ़ोन पर उससे शादी कर लो, ताकि इस लड़की को मैं बहू बनाकर अपने घर ले आऊँ, ताकि मेरी तन्हाई दूर हो जाए। मुझे भी माँ की फिक्र होती थी, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी और घर में कामकाज के लिए भी कोई और नहीं था। माँ के लगातार कहने पर मैंने पायल, जो मेरी माँ ने मेरे लिए लड़की ढूंढ रखी थी, उससे फ़ोन पर शादी कर ली और अपनी पहली बीवी परी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। शादी के कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस खबर ने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गम के पहाड़ों के नीचे दब गया हूँ। मुझे इंडिया से मेरे चाचा की कॉल आई थी, जिन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ का देहांत हो चुका है। माँ की हालत सुनकर मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था। मैंने कंपनी से 7 दिन की छुट्टियाँ ली और अपनी माँ के आखिरी वक्त के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर मैंने माँ को आखिरी बार सूरत देखी और मैं बहुत पछताया कि मैं अपनी माँ के बुलाने से नहीं आया। कम से कम मैं उनका ध्यान रख सकता था, उन्हें देख सकता था। अब मेरी दूसरी बीवी, जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी करवाई थी, वो अकेली रह गई थी और सब ये कह रहे थे कि तुम इसे भी अपने साथ दुबई ले जाओ। मैंने अभी तक इसे छुआ भी नहीं था। मैंने इसका दुबई के लिए वीज़ा लगवाया और उसे अपने साथ दुबई ले आया। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि क्या पता जब पायल और परी को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि दोनों साथ में हैं तो कैसे रिएक्ट करेंगी। पायल को मैंने समझा दिया कि तुम्हें मालूम है कि मेरी माँ ने तुमसे मेरी किस तरह शादी कराई है। मैंने माँ के आगे मजबूर होकर तुमसे शादी की है। मैंने दुबई में पहले से शादी कर ली थी। वह कुछ नाराज़ सी हुई, लेकिन मुझे समझ गई और वह दुबई आने पर भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरी वजह से ही तो दुबई आई थी, इसलिए उसने मेरी दूसरी बीवी बनना स्वीकार कर लिया। अब एक मंजिल से तो पास हो गया था, अब दूसरी मंजिल में कामयाब कैसे होना था। मैं पायल को लेकर अपनी पहली बीवी के पास गया। वो देखते ही समझ गई और पूछने लगी कि ये कौन है, आपकी बीवी तो नहीं है। मैं कुछ डर रहा था, लेकिन उसने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सच बताएं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तब मैंने उसे कहा, जी हाँ, मेरी माँ ने मेरी इससे ज़बरदस्ती शादी करवाई है। परी नाराज़ होने की बजाय और ज़्यादा खुश हो गई और पायल से गपशप लड़ाने लगी और हिंदी में इससे बोलने लगी। पायल को भी एक अरबी औरत का इस तरह हिंदी बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। अब दोनों की आपस में दोस्ती हो गई थी। परी पायल के साथ बहुत वक्त गुजारती, दिन रात उसके साथ रहती। मुझे अक्सर कंपनी में रात को रुकना पड़ता तो मेरी दोनों बीवियां रात को इकट्ठी सोती। वक्त काफ़ी अच्छा गुजर रहा था। एक दिन मेरी दूसरी बीवी कुछ परेशान लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो, क्या हुआ है? तब उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मुझ पर ऊपर वाले का अजाब आएगा। आप अपनी पहली बीवी को मना करे। वो रोते हुए बोली तो मैं परेशान हो गया। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या काम करने को मेरी पहली बीवी कहती है तुमसे, लेकिन उसने नहीं बताया। वो परेशान थी तो मैंने भी दिल में इरादा किया कि मैं पता लगाऊंगा कि मेरी पहली बीवी से ऐसा क्या काम करवाती है। इस दिन मैंने कहा कि कंपनी में मेरी नाइट ड्यूटी है। ये कहकर मैं घर से निकल गया, लेकिन मैं छुपकर दोबारा अंदर दाखिल हो गया और जिस कमरे में मेरी बीवी सोई थी, इस कमरे में मैं छुप कर बैठ गया। जो ही रात हुई तो मेरी बीवियाँ कमरे में दाखिल हुई और बेड पर लेट गई। फिर मैंने जो देखा, मैं काफ़ी हैरान हो गया। मेरी पहली बीवी ने एक तेल निकाला जिसमें फिटकरी भिगोई हुई थी
और वो तेल दूसरी बीवी की नाव में लगाने लगी। दूसरी बीवी लगातार मना कर रही थी, लेकिन पहली बीवी ने ये कहा कि ये लगाओ ताकि तुम्हारे घर पर बेटा पैदा हो। हम और भी औरतें यही तेल इस्तेमाल करती है, इसलिए हमारे घरों में अक्सर बेटे पैदा होते हैं। लेकिन मेरी दूसरी बीवी कह रही थी कि नहीं, मुझे तो अभी मेरे पति ने छुआ तक नहीं है। मैं तो उनकी माँ की वजह से उनके साथ बगैर किसी के लिए शिकवे के रह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैं उनकी बात कभी नहीं भूल सकती और उनका एहसान भी नहीं भूल सकती कि मैं एक यतीम और बेसहारा लड़की थी, लेकिन उन्होंने मुझे सहारा दिया और अपने घर की बहू बनाया। तो ऊपर वाले ने चाहा, मेरे पति ने चाहा, तो हमारे घर पर चाहे बेटी हो या बेटा, अगर बेटी हो तो ऊपर वाला हमसे खुश है और मैं ऊपर वाले की खुशी से मुंह नहीं मोड़ना चाहती, इसलिए मैं तेल नहीं लगवाना चाहती हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। मुझे इनकी बातों पर खुशी भी हो रही थी, क्योंकि मेरी पहली बीवी अपनी सौतन की औलाद के बारे में सोच रही थी कि औलाद पैदा हो, जबकि मेरी दूसरी बीवी ऊपर वाले की देन पर राजी थी और मैंने उसे उसकी ज़िंदगी के हक भी नहीं दिए थे। लेकिन फिर भी उसे मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं था। मुझे उस वक्त अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ कि मेरी उससे शादी हुई थी, लेकिन मैंने उसे पति का कोई भी हक नहीं दिया। उस वक्त मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया, मैं अपनी दोनों बीवियों को बराबर का हक दूंगा। मेरी पहली बीवी प्रेग्नेंट थी, वो भी अपनी नाव में वही तेल लगाया करती थी ताकि उसके घर बेटा पैदा हो। मैं वहीं पर छुपा रहा और उन्हें महसूस न होने दिया कि मैंने उनकी बातें सुन ली है। जब वह सो गई तो मैं वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। जब दूसरे दिन उठा तो मेरी दूसरी बीवी कुछ परेशान थी। मैंने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और प्यार से पूछा कि क्यों परेशान हो तुम, और परेशान ना हुआ करो। मेरा प्यार और इस तरह का लहजा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने उसे कहा कि जब से हम आए हैं मैं तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले गया, आज हम कहीं घूमने जाते हैं। मैंने पहली बीवी को कहा कि तुम घर पर ही रहो, मैं दूसरी बीवी के साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। मेरी पहली बीवी भी सुनकर खुश हुई कि मैं दूसरी बीवी को भी उसका हक देना चाहता हूँ और वह राजी हो गई। बल्कि मैं अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर से निकल गया। हमने काफ़ी वक्त साथ गुजारा, समंदर के किनारे एक रूम बुक करवाया और 2 दिन वहीं रहे। मैंने उससे अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगी और उसे उसके सारे हक देने का वादा किया। मैंने उसे दिल से बीवी स्वीकार कर लिया था। फिर हम घर पर आ गए। घर आकर मैंने पहली बीवी से कहा कि तुम मुझे औलाद में क्या देना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं आपको बेटा देना चाहती हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि तुम ऊपर वाले से दुआ करो मेरी दूसरी बीवी से बेटी पैदा हो, मुझे बेटी का बहुत ज़्यादा शौक है, बेटी ऊपर वाले की देन होती है। तो मेरी पहली बीवी ने कहा कि ऊपर वाला करे आपको दूसरी बीवी से बेटी ही नसीब हो। मैंने पहली बीवी से कहा कि बेटियों का अपना मुकाम होता है, बेटी अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है। तब मेरी पहली बीवी को भी समझ आ गई कि हमें ऊपर वाले की देन पर राज़ी होना चाहिए। मेरी पहली बीवी ने अकेले में मेरी दूसरी बीवी से माफ़ी मांगी और उसे कहा कि ऊपर वाला हम दोनों को जो भी औलाद देगा हम उसकी खुशी में राज़ी रहेंगे। उसके बाद दोनों दोबारा से दोस्त बन गई और खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे। वक्त गुजरता गया, मेरी पहली बीवी को ऊपर वाले ने बेटा ही दिया और हम सब इस पर बहुत ज़्यादा खुश हुए। कुछ महीने गुजरे तो मेरी दूसरी बीवी को बेटी दी। अब हमारे घर खुशियों से खिल उठा था। मैं अपनी दोनों बीवियों के साथ बहुत खुश था और अपनी औलाद और अपनी बीवियों के साथ खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। धन्यवाद दोस्तों।